Macaphiaja world. It's a new chapter, coordination compound. इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नथिंग बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो सबसे पहले आप में से कोई मुझे बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स वी हैव। बेसिकली वी हैव अराउंड 6 टाइप ऑफ सॉल्ट्स। कौन कौन से? एक तो होता है हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट, ठीक है। एंड लास्ट में आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है यही है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कि NaCl। एसिडिक सॉल्ट लाइक NaHCO3। बेसिक सॉल्ट MgOHCl। मिक्स सॉल्ट CaOCl2। डबल सॉल्ट क्या होता है? पोटाश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। इसमें दो सॉल्ट एक दूसरे के साथ में स्टैचोमेट्रिक रेशियो में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं विदाउट रिएक्टिंग विद ईच अदर। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं K4FeCN6। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको इस चीज में जानना है, जो आपके बोर्ड के पेपर में भी आता है और जेई में भी आने का पूरा स्कोप रहता है, वो है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आपको डिफरेंशिएट करना है। एक साइड हम लोग लिख लेते हैं डबल सॉल्ट और एक साइड पे हम लोग ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनके डिफरेंसेस को समझना है। देखिए डबल सॉल्ट में क्या होता है, सिंपली टू सॉल्ट्स कंबाइन कर जाते हैं एक दूसरे से और वो एक न्यू सॉल्ट बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। टू सॉल्ट क्रिस्टलाइजेस, टू सॉल्ट crystallizes, two salts crystallizes, ठीक है। यहां पर दो सॉल्ट जब क्रिस्टलाइज होते हैं तो डबल सॉल्ट बनता है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये बिल्कुल स्पेसिफिक टाइप का है। इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक कॉम्प्लेक्स आयन। इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। और इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को ऐसे आप ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट को शो कर रहा है। तो इन दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि जब भी हम इनको आयनाइज करेंगे, ऑन आयनाइजेशन, डबल सॉल्ट को अगर आयनाइज किया जाता है तो इसमें जितने भी आयंस हैं जैसे कि पोटेशियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम, हर आयन अपना आयनाइजेशन शो करेगा। अगर आप उनका लैब में टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट भी शो करेगा। तो ऑन आयनाइजेशन each and every ion each and every ion will show its ionization. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पर मैंने ले लिया K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2, अगर आप इसको वाटर में आयनाइज करेंगे तो इट विल गिव्स यू 2K प्लस आयन, 2Al3 प्लस आयन प्लस 4 सल्फेट आयन, ठीक है। इतने आयन्स आपको मिलेंगे और हर एक आयन का अगर आप लैब में टेस्ट करेंगे सॉल्ट एनालिसिस में तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन ऑन आयनाइजेशन, on ionization on ionization
ions that are present in complex ion cannot show their ionization. Cannot show their ionization. जैसे कि अगर आपने K4FeCN6 को आयनाइज किया तो K4FeCN6 को जब आप वाटर में डालेंगे इट विल ब्रेक एज 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस। तो यहाँ पर आपको देखिए पोटेशियम आयन मिल रहा है और ये फेरोसाइनाइड आयन मिलेगा। आयरन और साइनाइड का अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ये वो टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरीके से आप एक डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो यही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आपके सामने यही रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं, अब जरा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टर्म यूज किए जाते हैं उन टर्म्स को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो अब यहाँ पर जो टर्म यूज किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, एक उसके लिए मैं पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता हूं और आपको उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से देखना है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है K4FeCN6। तो आप इसके प्रेजेंटेशन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पार्ट यहाँ पर क्लोज इंटरवल में रखा गया है। जो क्लोज इंटरवल में रखा जाता है वही आपका मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो इस कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। एंड दिस कंपाउंड विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट, स्प्लिट इनटू टू पार्ट। जो पार्ट इस कॉम्प्लेक्स के बाहर है उसको हम क्या नेम देते हैं, जो पार्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के बाहर है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। मैं आगे जाके ये वर्ड यूज करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए मैं काउंटर आयन किसके लिए बोल रहा हूं। काउंटर आयन और आयनाइजेशन स्फीयर। और काउंटर आयन हम लोग किसको बोलते हैं, जो आयन कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है। तो ये FeCN6 कॉम्प्लेक्स के अंदर है और K प्लस, तो इस वाले केस में यहाँ पर K प्लस क्या है, काउंटर आयन हो गया, समझा। और उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ठीक है। और कौन सा पार्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, FeCN6। और हम लोग इसको इस तरह से क्लोज इंटरवल में लिखते हैं और उसके ऊपर आप यहाँ पे इसका चार्ज लिख सकते हैं। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ठीक है। तो हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है काउंटर आयन और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं। आप में से किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में, व्हाई दीज कंपाउंड्स आर नेम एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाई नॉट कॉल्ड ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? नहीं आइडिया, ठीक है। देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पर आयरन जो प्रेजेंट है ये कैसे वर्क कर रहा है, हियर आयरन बिहेव एज अ लुईस एसिड, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर साइनाइड दिख रहा है ना, Cn माइनस, here all Cn minus behave as a Lewis base,
और आपको पता है कि एक लुईस बेस की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और लुईस एसिड की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन और गेन होता है वो वाया कौन सी बॉन्डिंग होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये सीएन और आयरन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझा ये चीज सभी को? क्यों इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है? बिकॉज दे फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर सभी को? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं हम लोग इस जो हमारा मेन स्टडी, हमारा फोकस जो है इस चैप्टर में वो किस चीज को स्टडी करने में है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर। हमारा पूरा अटेंशन इसके ऊपर रहता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो जब आप एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो हर एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल, और दूसरा पार्ट जो होता है रिमेनिंग पार्ट अदर देन दिस मेटल, इट इज नेम एज लिगैंड। तो अगर आप यहाँ पर FeCN6 को देखेंगे तो यहाँ पर मेटल कौन है? Fe, और लिगैंड कौन हो गया आपका? Cn। यहाँ पर मेटल है आपका Fe और लिगैंड हो गया है यहाँ पर Cl। तो ये था आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो आगे जाके मैं ये सब वर्ड यूज करूंगा, सेंट्रल मेटल आयन, लिगैंड। चलिए अब हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है हमारा केटायनिक कॉम्प्लेक्स। पहले को हम क्या बोलते हैं? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा है हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। थर्ड है हमारे पास केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एंड फोर्थ है हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये 4 टाइप्स के आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब इनको देखते हैं कि इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। केटायनिक पार्ट, जिसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसका केटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल AgNH3 होल्ड ट्वाइस Cl। आप इसको जब आयनाइज करेंगे तो ये बनाएगा AgNH3 होल ट्वाइस +1 Cl माइनस। तो ये क्या हो गया? एक केटायनिक कॉम्प्लेक्स। CuNH3 होल 4 SO4 कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट। ये भी क्या, देखो इसमें केटायनिक पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अब हमें कैसे पता चल रहा है? तो इट्स अ एजम्पशन कि आप जब भी किसी सॉल्ट को लिखते हैं पहले हमेशा केटायन होता है, बाद में एनायन। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो पहले लिखा है, दैट इज योर केटायनिक पार्ट। ठीक है, और एनायन यहाँ पर क्लोराइड और सल्फेट है। ऐसे ही जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा? एनायन होगा। जैसे हमने पीछे जो एग्जांपल लिया था, बिल्कुल वही एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं। K4 FeCN6, K2 NiCN4,
ये सब हमारे पास क्या हो गए, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हो गए। इनमें जो एनायन पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, किटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि किटायनिक पार्ट एज वेल एज एनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल CuNH3 होल 4, ये किटायनिक पार्ट है। PtCl4, ये एनायनिक पार्ट है। तो ओवरऑल इट इज कॉल्ड किटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका किटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लोग किटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसमें कि ना इधर किटायन नॉर एनायन, वहां पर ना किटायन होगा ना ही एनायन होगा, वो प्योरली एक न्यूट्रल पार्ट होगा, ना उसके अंदर प्लस चार्ज होगा ना ही माइनस चार्ज। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं होते। ध्यान रखिएगा, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं कहते। दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर ऑर्गेनोमेटालिक्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक्स। ऑर्गेनोमेटालिक्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है, उनको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक्स कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि NiCO होल 4, FeCO होल 5। तो यहां पर देखिए, इसको जब आप आयनाइज करेंगे आपको कोई आयन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी आयनिक कंडक्टिविटी 0 होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयन नहीं है, ना ही इसमें किटायन है ना ही एनायन है। यहाँ पर सिंपली देखो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, निकिल मेटल है और कार्बोनिल में कार्बन कार्बन है। तो यहाँ पे आयरन और कार्बन का बॉन्ड है। ये सब ऑर्गेनोमेटालिक्स होते हैं, दे आर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं बोला जाता। तो ये हमारे हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ लीगेंड, नेक्स्ट एक हम लोग टाइप बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, टाइप नहीं बोलते हैं, ऑन द बेस नेचर ऑफ लीगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लीगेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लीगेंड अगर हम देखेंगे तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक। अब होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक को समझिए। सच कॉम्प्लेक्सेस इन विच ऑल लीगेंड्स आर सेम। मैंने ऊपर जितने भी एग्जांपल लिखे हैं वो सब कैसे एग्जांपल है, होमोलेप्टिक के एग्जांपल है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये लिखा CuNH3 होल 4SO4। तो यहाँ पर देखिए कॉपर मेटल सेंट्रल मेटल एटम है और NH3 लीगेंड है, और सारे के चारों लीगेंड NH3 है, सेम हो गया। तो ये बन गया क्या हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंड इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर ले लिया CuNH3 होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस SO4। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ लीगेंड है। एक लीगेंड आपका NH3 है, दूसरा लीगेंड आपके पास H2O है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। यहां तक किसी के पास कोई डाउट है, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। चलिए, इसके बाद अब ये तो हो गया, हमने टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देख लिया। अब आते हैं हम लोग, जो हमने पीछे टर्म देखे थे उन्हीं को ही हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपको लेनी है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। तो पहले तो आपको ये जानना है कि व्हाट
व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम एंड ये कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम की तरह वर्क कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो इन जनरल D and F block, D and F block elements, in general D and F block elements can behave as a central metal in general D and F block elements are in general D and F block elements are name as act as or act as central metal atom, सेंट्रल मेटल एटम। मैंने ये कहीं पर भी नहीं कहा है कि सिर्फ डी और ब्लॉक, मैंने बोला इन जनरल। तो इसका मतलब जो अदर मेटल हैं जैसे एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल या ग्रुप 13 मेटल्स, क्या वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं? यस दे कैन फॉर्म। इवन ग्रुप 15 में जो ग्रुप 15 और 16 में जो बॉटम एलिमेंट है वो भी तो मेटालिक होते हैं, दे कैन ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी की डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल को पहचानने का क्या तरीका हो सकता है। लिख लीजिए metals with vacant d ऑर्बिटल। ऐसे जितने भी मेटल्स हैं जिनके पास भी ये अरेंजमेंट है वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं? वो हमारे लिए एक सेंट्रल मेटल की तरह वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा इनका वर्क क्या होता है सेंट्रल मेटल का इस कॉम्प्लेक्स में? तो सेंट्रल मेटल एटम act as a Lewis base inside the complex sphere। एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम क्या काम करता है? लुईस बेस का, क्या लिख दिया मैंने, लुईस बेस, सॉरी यार, लुईस एसिड का काम करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है लुईस एसिड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स स्फीयर। एक सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या होता है? एक्ट एज अ लुईस एसिड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स स्फीयर। नोट कर लीजिए पूरा। अब हमें सेंट्रल मेटल की दो प्रॉपर्टीज को जानना होता है सेंट्रल मेटल एटम की। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी है जो हमें जानना चाहिए? सेंट्रल मेटल एटम की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में भी सुना था। कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में क्या होता था? नेबरहुड टचिंग एटम्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसका आंसर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग कैपेसिटी ऑफ मेटल अगर एक सेंट्रल मेटल एटम एक लुईस एसिड है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो एक मेटल जितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपके सामने पीछे एक एग्जांपल लिया है FeCN होल 6 4-। यहाँ पर हर एक CN एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। टोटल कितने CN है? 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe कितना हो जाएगा भाई? 6। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर में, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग कैपेसिटी ऑफ मेटल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। पहली चीज। इसके बाद एक दूसरा टर्म आपको सुनने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तो मुझे नहीं बताने की जरूरत है आपको कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? इट इज अ चार्ज, इट इज अ चार्ज present on metal in complex sphere। एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर में मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे मैंने ऊपर जो एग्जांपल लिया, अगर मैं उसी को एक्सप्लेन करूं, FeCN6 4-, तो यहाँ पर Fe, यहाँ पर ये हर एक Cn पे -1 चार्ज होता है, तो 6 Cn पे 6-। तो आप इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यू विल गेट +2। समझा? तो आपको हर एक मेटल की दो चीजें फाइंड करने को आता है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर। किसी के पास कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं? चलिए ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज नेम एज लीगेंड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लीगेंड। लीगेंड क्या होते हैं? तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर आर नोन एज आर known as ligands। एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं लीगेंड। और लीगेंड का काम वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना होता है, और ये उसकी किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? लीगेंड्स आर लुईस बेस इन नेचर। बाई नेचर ये कैसे रहते हैं? लुईस बेस। लुईस बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। ठीक है, लीगेंड्स आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। आपको पता है कि जो लुईस बेस है वो कैसे कैसे उसका लुईस बेस बिहेवियर किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप यहां पर कह सकते हैं इसको निगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस और lone pair containing lone pair containing atoms or molecules can act as a ligand, can act as a ligand। समझा? एक निगेटिवली चार्ज आयन या लोन पेयर ही होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए, वही हमारे लिए लीगेंड का काम कर सकता है। ठीक है, अब लीगेंड से एसोसिएटेड एक टर्म होता है, उसको देखते हैं। तो जब भी आप लीगेंड स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको ये टर्म सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, जैसे पीछे हमने देखा था ना सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये उसी से रिलेटेड है डेंटिसिटी। तो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग कैपेसिटी। ठीक है, वैसे ही डेंटिसिटी क्या होती है? किसी भी लीगेंड की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी। तो राइट डाउन इट्स डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी।
number of electron pair donating capacity name as denticity। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिया था अभी आपके सामने FeCN6 4-, यहाँ पर हर एक साइनाइड एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा था, तो यहाँ पर साइनाइड की डेंसिटी कितनी है 1। ठीक है, अगर उसी जगह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं FeC2O4 होल थ्राइस, तो आयरन का तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 है, लेकिन यहाँ पर लीगेंड कितने दिए हैं 3। इसका मतलब उसको जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे होंगे वो 3 लीगेंड से मिल रहे होंगे, यानी हर एक लीगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो C2O4 है इसकी डेंसिटी कितनी है 2 है। तो कोई लीगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लीगेंड। किसी के पास कोई डाउट है इसमें, कुछ कंफ्यूजन, कोई कुछ पूछना चाहता हो, एनीथिंग, बोलिए भाई। नो डाउट, गुड। चलिए इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन में ही आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर भी पढ़ाने शुरू कर दूंगा, साथ ही साथ आपको मैं उसके साथ साथ में ही वो भी पढ़ा दूंगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड on the basis of डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पे आप यहाँ पर इनका क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लियर है चीज। तो सबसे पहला है आपके पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है जो आपके सामने, वो है मोनोडेंटेट लीगेंड। सबसे ज्यादा आपको यही वाले स्टडी करने हैं, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, बोथ आर सेम थिंग। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखा रहा हूं, आगे से मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस सिर्फ बता दूंगा किसकी डेंसिटी कितनी है। तो सच लीगेंड्स which can donate one electron pair, such ligands which can donate one electron pair known as monodentate ligand। monodentate ligand, मोनोडेंटेट लीगेंड। ठीक है, तो इनके केस में डेंसिटी कितनी आती है, इनके केस में डेंसिटी विल ऑलवेज बी 1। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, OH माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, F माइनस, CO, NO2 माइनस, ये सब क्या है मोनोडेंटेट लीगेंड्स है। ये सब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज अ मोनोडेंटेट लीगेंड। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड नंबर बाइडेंटेट लीगेंड। बाइडेंटेट लीगेंड, तो अब मैं सीधे आंसर लिखूंगा, बाइडेंटेट लीगेंड्स whose denticity is how much 2। for example C2O4 2 minus ethylene diamine, that is CH2 CH2 NH2 NH2, this is ethylene diamine। ठीक है, इसके अलावा
और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, ग्लाइसिन CH2C00- NH2 एक्सेट्रा। अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपके बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑल कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 लिगेंड कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? whose density is how much? 3। तो 3 डेंसिटी किसकी हो सकती है? जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, उन सब की डेंसिटी कैसी रहेगी? 3 रहेगी। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, डाइथाइलिन ट्राइएमीन। डाइथाइलिन ट्राइएमीन कैसा होता है? CH2 NH, CH2 NH2 NH2। यहाँ हर एक नाइट्रोजन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। टोटल कितने नाइट्रोजन है? 3। तो इट कैन डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइडेंटेट। इसी के बाद आता है टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट लीगेंड। टेट्राडेंटेट कौन कौन से हो सकते हैं? टेट्राडेंटेट वो लीगेंड्स होते हैं जिसकी डेंसिटी कैसी रहती है? 4 रहती है। जिनकी डेंसिटी कैसी होगी? 4। इनकी डेंसिटी होती है 4। ये भी इसी तरीके का कंपाउंड होता है जैसे ये बनाया है, बस एक एन हमको बढ़ा देना है। तो बस आप एक एन बढ़ाते चले जाइए। इसको बोलते हैं ट्राइथाइलिन टेट्राएमीन। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, CH2 होल ट्वाइस NH, CH2 होल ट्वाइस NH, CH2 होल ट्वाइस NH2, और इधर से भी एक NH2। तो ये क्या हो गया देख सकते हो, ये 1 2, ये यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है और हर एक के पास लोन पेयर है। तो ये इन सब से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इनकी डेंसिटी कितनी आ जाती है? यहाँ पर 4 आ जाती है। चलिए, इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट है 5th, दैट इज पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट। तो पेंटाडेंटेट किसको बोलेंगे? हुज डेंसिटी इज हाउ मच? हुज डेंसिटी इज हाउ मच? 5। इसको बोला जाता है पेंटाडेंटेट लीगेंड। इनको क्या बोला जाता है? पेंटाडेंटेट लीगेंड। पेंटाडेंटेट का एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं? इथाइलिन डायएमीन ट्राई एसीटेटो। इथाइलिन डायएमीन ट्राई एसीटेटो, ये कंपाउंड कैसा दिखता है? CH2 यहाँ पर एक N है, और यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन थे उसकी जगह आ जाता है CH2C00-, CH2C00-। और यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहता है और एक जगह आ जाता है CH2C00-। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4, और ये 5 साइट्स हैं जहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दिस इज योर पेंटाडेंटेट लीगेंड एग्जांपल। एंड लास्ट जो आपको स्टडी करना है, मैक्सिमम इतने ही होते हैं, हेक्साडेंटेट। देखिए, आपको याद कौन सा रखना है? मोनो, बाई एंड हेक्सा। ट्राई टेट्रा पेंटा ये आपको कभी यूज में नहीं आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड्स नाम से ही पता चल रहा है इनकी डेंसिटी कैसी कैसी रहेगी। इन सब की डेंसिटी 6 होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन डायमीन
टेट्रा एसीटेटो। तो इसका फॉर्मूला होता है ऊपर जो हमने बनाया था ना, बस उसी से ही। यहाँ नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन हटाकर हमने क्या लगा दिया है, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन हटा के 2 क्या लगा दिए जाएंगे, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। तो ये आपके देख सकते हो, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ठीक है, इसके अलावा इनके अदर भी क्लासिफिकेशंस है, तो आप में से किसी को नोट करना है ये। हाँ, नेक्स्ट लिखिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिगेंड। स्पेसिफिक टाइप, स्पेसिफिक टाइप में सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिए फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, डेंटेट मतलब डेंटिसिटी में फ्लेक्सिबिलिटी। तो सच लिगेंड्स which have denticity greater than 1 can show flexi-dentate behavior। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि ऐसे लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी तो ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं, जैसे एक एटम है, एक लिगेंड है, उसकी डेंसिटी 4 है, लेकिन जो सामने जिस मेटल के साथ उसको बॉन्ड बनाना है, उस मेटल की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 3 की। तो ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इट कैन गिव 4, बट ये सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग डोनेशन करेगा। तो अगर सामने मेटल कह रहा है कि मुझे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है, तो वो 4 में से सिर्फ 3 देगा। तो ये क्या हो गई, उस लिगेंड की फ्लेक्सिबिलिटी। दैट्स व्हाई दोज लिगेंड्स आर नेम एज फ्लेक्सीडेंटेड। लेकिन ये क्वालिटी सिर्फ किसमें हो सकती है, जिनके पास एक से ज्यादा लिगेंड है, वही तो चॉइस दे सकता है। लेकिन जिसके पास केवल एक ही लिगेंड होगा, वो क्या चॉइस देगा किसी को, है ना। तो उस केस में देयर इज नो चॉइस। तो कोई भी मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी फ्लेक्सीडेंटेट नहीं होता, और अदर देन मोनोडेंटेट जितने हैं वो सब फ्लेक्सीडेंटेट है। अब जैसे यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, सल्फेट, अगर आप इसको देखेंगे इट इज बाइडेंटेट। सल्फेट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इट इज बाइडेंटेट, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स आपको दिखाऊं, कॉम्प्लेक्स इज दिस, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर इस कॉम्प्लेक्स में पूछा जाए बताओ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सल्फेट, तो मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकिल कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अमोनिया ने इसको एक एक, हर एक अमोनिया ने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दिया होगा, तो 3 ने 3 दिया होगा। तो इसको टोटल 4 की जरूरत है, 3 इसको अमोनिया से मिल गए, तो सल्फेट से ये कितने लेगा, 1 लेगा, ठीक है। तो हियर हियर डेंसिटी ऑफ sulfate is how much in this complex, 1, although it can donate 2, बट यहां पर उस मेटल की रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 की थी, तो इसने सिर्फ 1 ही डोनेट किया। तो ये क्या शो कर रहा है, ये उस लिगेंड की फ्लेक्सिबिलिटी को शो कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नेम एज
फ्लेक्सीडेंटेट। तो यहां पर सल्फेट का बिहेवियर कैसा है? फ्लेक्सीडेंटेट। यहां पर सल्फेट को हम लोग बोल सकते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। आप समझ पा रहे हो ये चीज? किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए उसको, कोई चीज जो आपको नहीं समझी हो इसमें। हाँ बोलिए भाई। चलिए, तो नेक्स्ट इसके बाद सेकंड है हमारा, स्पेसिफिक टाइप में सेकंड होता है चिलेटिंग लिगेंड। सबसे पहली चीज तो आपको ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज चिलेट। आप में से कोई जानता है चिलेट क्या होता है? चिलेट वर्ड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? चिलेट मीन्स होता है साइक्लिक और रिंग। ऐसा लिगेंड जो बॉन्ड बनाने के बाद रिंग बनाता है, साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चिलेट। तो ऐसे लिगेंड्स बोले जाते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो ऑल लिगेंड्स all ligands except monodentate, all ligands except monodentate can act as chelating ligand, chelating ligand। ठीक है, अब मैं आपको चिलेट बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया है यहाँ पर NiSO4 होल ट्वाइस। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज होता है 2- का। तो यहाँ पर ये जो सल्फेट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि डेंटिसिटी ऑफ सल्फेट इज हाउ मच? 2। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल इज हाउ मच? 4। क्लियर? तो अब मैं इस कॉम्प्लेक्स का स्फीयर आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पर सल्फेट कैसा होता है? सल्फेट इज लाइक दैट। सल्फेट ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे एक सल्फेट यहां पर भी बना लीजिए। ठीक, और यहां पर ये सेंटर पर निकेल है। तो एक ऑक्सीजन ये वाला इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये ऑक्सीजन इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये ऑक्सीजन इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये ऑक्सीजन इसको कोऑर्डिनेट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या बन गया है? ऑक्सीजन निकेल ऑक्सीजन सल्फर का देखो एक रिंग बन गया है। इसी रिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी रिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट। और ऐसे लीगेंड जो रिंग बनाते हैं यानी चिलेट बनाते हैं, दे आर नेम एज चिलेटिंग लीगेंड्स। तो जितने भी बाइडेंटेट ट्राई अदर देन मोनोडेंटेट है, वो सब के सब आपके चिलेटिंग लीगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। समझा? ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड स्पेशल टाइप में ही थर्ड आते हैं। स्पेशल टाइप में थर्ड लीगेंड, थर्ड है हमारे पास एम्बीडेंट। ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एम्बीडेंट लीगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं? सच लिगेंड विच हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग साइट। सच लिगेंड विच हैव more than one electron pair donating sites. Note down. Such ligands which have, इसको और अच्छा बोला जाए तो such monoligands, such monoligands which have more, which have more than one electron pair
donating site name as एम्बीडेंट लिगेंड। हम लोगों ने एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, याद है आपको? बिल्कुल वैसे ही एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सामने CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां पर देखो कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है? तो कार्बन पर जब निगेटिव चार्ज होता है तो इसका कॉमन नेम होता है साइनाइड, ठीक है? और इसका IUPAC नेम होता है साइनो। इसका IUPAC नेम क्या होता है? साइनो। साइनो और साइनाइडो सी, साइनो भी लिखते हैं इसको और साइनाइडो सी भी लिखा जाता है। सी यहाँ पे बता रहा है कि ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ऐसे ही इसी CN में ही एक दूसरी साइट होती है NC-, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है आइसोसाइनाइड। और इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? आइसोसाइनो और साइनाइडो N, मतलब N से कनेक्टेड किया गया। समझा आपने इसको? तो ये क्या है? ये मैंने कॉमन नेम लिखा है, कॉमन नेम। और ये क्या है? ये है इनका IUPAC नेम। अभी हमें IUPAC नेमिंग करनी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो वहां पर आपको ये हेल्प करेगा। तो समझ में आया कि एम्बीडेंट लिगेंड्स कैसे होते हैं? जिसमें भी ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग साइट अवेलेबल होती है, उनको हम लोग क्या कॉल करते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड। तो इसी कैटेगरी में आपके पास और भी एग्जांपल हैं। एक है आपके पास यहाँ पर NO2-1 और एक है ONO-। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर O। इसका कॉमन नेम क्या होता है? नाइट्रो। इसका कॉमन नेम होता है नाइट्राइट, ठीक। इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसका IUPAC नेम लिखते हैं हम लोग नाइट्राइटो N। और इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो O। यहाँ पर O से कनेक्टेड है, तो O यहाँ पे N डोनेट कर रहा है तो N। समझा? इसी के बाद हमारे पास एक और होता है बिल्कुल इसी तरीके का, दैट इज SCN और NCS। यहाँ पर देखो सल्फर से, यहाँ पे नाइट्रोजन से, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? थायोसाइनेट, ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या होता है? थायोसाइनेटो। और कैसे लिख सकते हैं? थायोसाइनेटो S। यहाँ पर किससे कनेक्टेड है? S से कनेक्टेड है, थायोसाइनेटो S, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इट इज नेम एज आइसो थायोसाइनेटो, आइसो थायोसाइनेट। और इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? आइसो थायोसाइनेटो और, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थायोसाइनेटो N। समझा? बोले भाई, किसी के पास किसी भी इसमें कहीं पर कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है? चलिए, इसी कैटेगरी में बिल्कुल एक लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है, हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। द लास्ट एम्बीडेंट लिगेंड है, इससे ज्यादा लिगेंड आपको नहीं है, तो बस इतने ही एम्बीडेंट लिगेंड आपको याद रखने हैं। तो पहला है आपका O
CN और दूसरा होता है NTO। इसको बोलते हैं साइनेट, इसका कॉमन नेम है साइनेट और इसका IUPAC नेम होता है साइनेटो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं साइनेटो ओ। ठीक है, और इसका कॉमन नेम होता है आइसो साइनेट और इसका IUPAC नेम होता है आइसो साइनेटो और साइनेटो एन। आप मुझसे पूछ सकते हो कि कौन सबसे बेस्ट IUPAC नेम है, तो जिसमें भी आप ये डैश करके CN ऐसे लिख रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, मोस्ट एक्यूरेट। तो अगर आप जेई और नीट जैसे एग्जाम लिख रहे हैं तो उन एग्जाम्स में आप स्टैंडर्ड चीजों को यूज करें। बाकी स्टेट बोर्ड का पेपर अगर जैसे आप लिखते थे, स्टेट बोर्ड में आप थायोसाइनेटो लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो अपडेट नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी की जगह पर जेई में जाएंगे, नीट में जाओगे, तो वहां पर आपको अपडेटेड रहना होता है, जो लेटेस्ट होता है वही एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा भी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होइए, ये भी पहले यूज किया जाता था, अभी आज की डेट में ऐसा यूज किया जाता है। तो ये आपके सारे हमने क्या देख लिए हैं, एम्बीडेंट लिगेंड। क्लियर? तो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट कर लिया है, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स।